नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक बहुत बड़ी अपडेट ईरान से आई है और इसको समझना बहुत जरूरी है कि खामनेई साहब की हत्या के लिए अमेरिका और इजराइल किस लेवल तक जा रहे हैं। ईरान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खामनेई की मुखालिफत करता है, उनके खिलाफ है, वो है मुजाहिदीन ए खल्क। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कहा जाता है वामपंथियों का है, लेकिन बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सपोर्ट पाता है मोसाद का। इसके 200-250 से ज्यादा लोगों ने साजिश की थी खामनेई की हत्या करने की और उनके घर के आसपास ये लोग इकट्ठा हुए थे, प्लानिंग चल रही थी। लेकिन सही समय पर खबर मिल गई और आईआरजीसी ने इनके खिलाफ अभियान चलाया जिसमें 100 से ज्यादा एमईके के लोग मारे गए, लड़ाके जो उनके थे वो मारे गए और बाकी भाग गए। ये मोसाद की मदद से काम कर रहे थे और वही प्लानिंग जो लगातार चल रही है, अलग अलग तरीके से चल रही है कि किसी तरह से खामनेई साहब की हत्या कर दी जाए, किसी तरह से आयतुल्लाह खामनेई को रास्ते से हटा दिया जाए। अब इसके तुरंत बाद आप देखिए ये पागलपन किस लेवल का है और मोसाद सीआईए कौन सा खेल खेल रहे हैं। अगर ये खेल समझना है तो इसके तुरंत बाद ट्विटर पर जो हुआ वो सुनिए। ट्विटर पर सीआईए ने अपने ऑफिशियल हैंडल से पर्शियन में, फारसी में एक स्टेटस लिखा, एक ट्वीट डाला और ये ट्वीट क्या कह रहा था कि अगर आप सीआईए से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप सीआईए की मदद करना चाहते हैं तो हम आपको उसका रास्ता बता रहे हैं कि आप सीआईए से कैसे जुड़ सकते हो। अब आप ये बताइए, पर्शियन में जो लिखा गया था, फारसी में जो ये लिखा गया था ट्वीट, ये किसके लिए था? जाहिर तौर पर यह ट्वीट उन ईरानियों के लिए था जो सीआईए का एजेंट बनना चाहते हैं, या ऐसे कहिए कि अब सीआईए ट्विटर से एजेंट भर्ती करने का काम करने की कोशिश कर रहा है। यह सब कब होता है? यह सब तब होता है जब पागलपन हद से ज्यादा बढ़ जाता है। जब ट्रंप जैसे पागल आदमी को आप अपना प्रेसिडेंट बना देते हो, आप अपने किस्मत का फैसला करने का हक दे देते हो, तो ऐसी हरकतें होती हैं जो शर्मनाक कहने में भी शर्म आती है। ऐसा कभी दुनिया में नहीं हुआ होगा कि किसी देश की स्पाई एजेंसी ने ट्वीट करके कहा होगा कि आओ हमें ज्वाइन करो। वैसे भी कौन सा बेवकूफ होगा जो वहां पर जाकर कमेंट करेगा और ईरान की सरकार की नजर में आएगा। लेकिन यह सारा तमाशा किया जा रहा है, किसी तरह से कोई बहाना मिल जाए कि ईरान के अंदर कुछ बवाल पैदा कर दिया जाए, खास तौर पर आयतुल्लाह खामनेई और कुछ और लीडर्स को अगर किसी तरह से मरवाया जा सके तो सबसे ज्यादा कोशिश इसी बात की है। आपको याद है ट्रंप ने कहा था कि मेरे पास लोकेशन है कि आयतुल्लाह खामनेई कहां है, और आयतुल्लाह खामनेई आपको आराम से कुरान सुनते हुए या कुछ और करते हुए या लोगों से बात करते हुए पब्लिक में मिल जाते हैं। यह इस बात की घोषणा है कि तुम मेरी लोकेशन क्या बताओगे, मैं खुला यहां खड़ा हूं, हिम्मत है तो मार दो। और यह सब तब हो रहा है जब डिप्लोमेसी का नाटक भी चल रहा है, बातचीत भी हो रही है, लगातार प्रेशर बनाए जाने की कोशिश हो रही है और लगातार झूठ बोला जा रहा है। जैसे ट्रंप का आप देखिए, अमेरिकी संसद में उसका भाषण था जिसको स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच कहा जाता है। सालाना ये जब संसद की शुरुआत होती है, सीनेट की शुरुआत होती है, तो ये भाषण होता है। इसमें ऐसी ऐसी बेवकूफाना बातें ट्रंप ने की हैं। अरे भाई, जंग करना है तो करो, इतना सारा तमाशा करने की क्या जरूरत है, इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? किसी भगवान, खुदा, किसी में तो तुम्हारा गॉड, किसी में तो तुम्हारा भरोसा होगा। इतने झूठ बोलकर कहां जाओगे? वो आदमी कह रहा है कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था वो पूरा खत्म कर दिया था, अब ईरान दोबारा से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अपना बना रहा है, हम बनाने नहीं देंगे, हम ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे। अरे, अरागची ने, जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, बाकायदा ट्वीट किया है, बयान किया है कि हम किसी भी हाल में, ईरान किसी भी हाल में न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। तो जब ईरान इस बात के लिए राजी है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, तो फिर तुम्हारा सरदर्द क्यों है? असल में क्या हुआ, मजाक बहुत उड़ गया। 6 महीने पहले तो आप कह रहे थे कि हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, ईरान का जितना न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह है सब तबाह कर दिया है, और अब आप कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर देंगे। यानी तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? वैसे तो वो हमेशा ही झूठ बोलता रहता है। लेकिन अरागची जब साफ साफ कह चुके हैं, खामनेई कह चुके हैं, ईरान 100 बार इस बात को कह चुका है, बल्कि मुझे तो लगता है कि यही ईरान की सबसे बड़ी गलती है। अगर इतने आगे पीछे रिलीजन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े होते, अगर यह फतवा नहीं होता
कि न्यूक्लियर बम इस्लाम के खिलाफ है और अभी तक न्यूक्लियर बम ईरान ने बना लिया होता तो आज ना इजराइल की हिम्मत होती और ना अमेरिका की हिम्मत होती कि ईरान के साथ कोई भी बदतमीजी कर सके। आप देखिए, नॉर्थ कोरिया कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, अमीर तो कतई नहीं है, बस एक काम उसने किया, सही टाइम पर न्यूक्लियर पावर बन गया। वो जैसे भी चोरी करके, तस्करी करके, जो भी करके, स्मगलिंग करके उसने न्यूक्लियर पावर खुद को बना लिया। और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर पावर होने का फायदा यह हुआ कि ना तो साउथ कोरिया की हिम्मत पड़ती है, ना अमेरिका की हिम्मत पड़ती है। वो जो चाहता है करता है, जो चाहता है बोलता है, अपने तरीके का स्पेशल देश चला रहा है। वो कोई जरूरी नहीं है कि मैं उससे सहमत हूं, मैं उसको तानाशाह मानता हूं, उसके पूरे खानदान को तानाशाह मानता हूं और नॉर्थ कोरिया में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत समर्थन नहीं करता। लेकिन तथ्य यहां पर यह है, फैक्ट यहां पर यह है कि उसने न्यूक्लियर पावर बना लिया, इसलिए वो सेफ है। अमेरिका उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। मैंने जो किताब लिखी है उसमें एक चैप्टर उसके दादा के ऊपर लिखा है और फिर उसके बाप के ऊपर भी लिखा है। उसी चैप्टर में उसके बाप ने एक बार जब बहुत परेशान था, मीटिंग चल रही थी, तो पूछा कि क्या हमको न्यूक्लियर बम बना लेना चाहिए। तो जो आज वहां शासक है नॉर्थ कोरिया का, उसने कहा बिल्कुल बना लेना चाहिए, अगर हम जिंदा ना रहे तो हम दुनिया को भी खत्म कर देंगे। अब ये अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन लब्बो लुबाब ये कि नॉर्थ कोरिया सेफ इसलिए है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है। अगर ईरान ने भी समय रहते न्यूक्लियर पावर बना लिया होता तो आज ईरान पूरी तरह से सेफ होता। खैर, ईरान ने दूसरे हथियार डेवलप किए हैं, खासतौर पे मिसाइल। और ट्रंप का एक और झूठ सुनिए। ट्रंप कहता है कि ईरान बहुत जल्दी एक ऐसी मिसाइल बनाने वाला है जो नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच जाए। अब दिक्कत क्या है कि इजराइल की जिद यह है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको कैसे भी रोको। ईरान का कहना है कि एटॉमिक मामले पर तो समझौता करने को हम तैयार हैं, लेकिन मिसाइल के मामले में हम समझौता नहीं करेंगे। मिसाइल प्रोग्राम बंद करने का सीधा मतलब यह है कि अभी तो जंग रुक जाएगी, लेकिन साल भर 6 महीने बाद दोबारा हमला होगा। इजराइल जिस दिन यह समझ जाएगा कि ईरान अब जवाब देने की कंडीशन में नहीं है, वो तुरंत हमला करेगा। तो 6 महीने बाद बर्बाद होने से अच्छा है कि अभी लड़के देख लिया जाए, जब कम से कम आपके पास ताकत तो है। तो अब उस मिसाइल प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए, उस मिसाइल प्रोग्राम पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप यह कह रहा है कि ईरान ऐसी मिसाइल बनाने वाला है जो मिसाइल सीधे नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच जाएगी, यानी ईरान से अमेरिका को खतरा है। दरअसल अमेरिका में यह सवाल उठ रहा है कि हम इजराइल के लिए अपना सब कुछ क्यों दांव पर लगा रहे हैं। हजारों सैनिकों की जान, बिलियंस डॉलर के हथियार, ये सब हम लगा रहे हैं, अमेरिका लगा रहा है दांव पर। किसके लिए? इजराइल के लिए, क्योंकि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। ईरान ने आज तक कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, तो खतरा उसको नहीं है। लेकिन वो लड़ाई में है तो सिर्फ इजराइल के लिए और अपने लोगों के बीच में यह साबित करने के लिए कि कल को ईरान हमारे लिए खतरा हो सकता है। ट्रंप ये झूठ बोल रहा है कि वो ऐसी मिसाइल बना सकता है जो अमेरिका तक पहुंच जाए। और अमेरिकी अखबार, खासतौर पे इजराइल परस्त अखबार जो हैं, पूरी तरह से यही एजेंडा चलाने पर लगे हुए हैं। ज्यादा अखबारों का आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा जिस अखबार का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का आप अखबार देखते हैं तो उसमें 2 खबरें आपको आगे पीछे दिखाई देती हैं। एक खबर कहती है कि एप्स्टीन फाइल को कभी खुलना ही नहीं चाहिए था, एप्स्टीन फाइल शुड नेवर हैड बीन रिलीज्ड। वो फाइल जो अमेरिका के एलीट क्लास, अमेरिका के रूलिंग क्लास के सबसे घटिया कारनामों को खोल कर रख देती है, जो ये बताती है कि अमेरिका जो लोग चला रहे थे वो छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि वो फाइल कभी रिलीज ही नहीं होनी चाहिए थी, उन लोगों के नाम सामने आने ही नहीं चाहिए थे जो अपराधी हैं, उनको मजे से रहना चाहिए था। शायद वो ये भी कह दे कि एप्स्टीन का खेल रोकना ही नहीं चाहिए था, जो कर रहा था अच्छा कर रहा था। और वही अखबार दूसरी तरफ क्या छापता है कि ईरान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, बताता है बाकायदा कि क्यों ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए। इस अखबार को याद कीजिए, ये मादुरो को हटाने के लिए भी ये सबसे आगे था कि मादुरो को क्यों टॉपल करना चाहिए। इराक हमले के समय भी यही अखबार था जो लगातार लिख रहा था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, फला है, ढिमका है, रासायनिक पदार्थ है, केमिकल वेपन है और क्या क्या है। मिला कुछ नहीं, लेकिन जंग करने का बहाना मिल गया। और उस समय भी जंग की आग में ऐसे ही तेल भड़का रहा था, ऐसे ही तेल डाल रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स। तो अमेरिका के अखबार
इजराइल के अखबार, तमाम सारे इन्फ्लुएंसर, ये सारे लोग माहौल बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह से अमेरिका जंग में उतर जाए। रजा पहलवी जो यह ख्वाब देख रहा है कि ईरान का शाह मैं बन जाऊंगा, लंबे लंबे ट्वीट कर रहा है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कह रहा है कि तुम लोग विद्रोह कर दो, तुम लोग बवाल कर दो, तुम लोग इंकलाब कर दो। वो भूल जा रहा है कि उसके बाप के दौर में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को ऐसा मारा गया था कि आज तक वहां पर यूनिवर्सिटी डे मनाया जाता है उसी शहादत को याद करने के लिए। वो रजा पहलवी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को खामनेई की सरकार जो है उसके खिलाफ आने के लिए कह रहा है। ख्वाब बस इतना है। आदेश किसका है? ऑर्डर है मोसाद का, CIA का। जिससे पैसे लेके जीता है उसका ऑर्डर तो मानेगा ही। और ख्वाब यह है कि गद्दी पर बैठने को मिल जाए, भले उस गद्दी की कीमत लाखों ईरानियों की जान हो, भले उसके बाद ईरान का सब कुछ अमेरिका और इजराइल के हाथ में चला जाए, लेकिन उस आदमी को गद्दी पर बैठने को मिल जाए। इसके लिए वो ईरान को जंग में झोंकने पर आमादा है। ईरान के अंदर सिविल वार चाहता है वो, ताकि सिविल वार शुरू हो और उसके बाद अमेरिका हमला करे तो ईरान उसका मुकाबला ना कर पाए। और भी बहुत सारी कोशिशें जारी हैं। ईरान की स्टेट मीडिया ने कल एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो बताता है कि एक डच डिप्लोमेट, यानी कि नीदरलैंड का एक डिप्लोमेट, अपना ब्रीफकेस लेके आया, बैग लेके आया ईरान में। उसने कहा कि मैं इसको स्कैन नहीं कराऊंगा। आप जानते हैं एयरपोर्ट पर ब्रीफकेस आपको स्कैन कराना होता है। जब उसने कहा स्कैन नहीं कराऊंगा तो ईरान के अधिकारी माने नहीं, वो अपना बैग छोड़ के ही निकल लिया। बाद में जब बैग को स्कैन किया गया तो पता यह चला कि उसमें स्टारलिंक के ऑपरेटर्स हैं। वही मस्क वाला स्टारलिंक जो जब वहां पे बलवा हुआ था ईरान में अभी हाल में, तो जिसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी इंटरनेट कनेक्शन बहाल रखने के लिए, वो लेके आया हुआ था। जाहिर है वो जासूसी कर रहा था, जाहिर है वो CIA और मोसाद की मदद करना चाहता था। अब वो पकड़ा गया है। ईरान को शायद चेक करना चाहिए और भी यूरोपियन डिप्लोमेट्स को कि कितने यूरोपीय डिप्लोमेट हैं जो मोसाद और CIA का काम ईरान के अंदर कर रहे हैं। यानी जंग तो जब होगी तब होगी कैसी होगी देखा जाएगा, लेकिन अंदर से ईरान को कमजोर करने के लिए ये सारे के सारे एक साथ हो गए हैं। ये बहुत साफ दिख रहा है। लेकिन उन सबके बावजूद ईरान ने अपनी मजबूती बनाए हुई है। लगातार वो अपने बयान पर कायम है कि एटॉमिक वाले मामले पे तो हम हर लेवल पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन बाकी मामलों पर बात नहीं करेंगे। नए हथियार जो पुराने समझौते हुए थे उनसे खरीदे जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि चाइना और रशिया से बेहद जरूरी और मजबूत हथियार आए हैं। आज यह खबर आई है कि चाइना से मिसाइल खरीदने वाला है ईरान। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं, यानी ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं जिनसे अमेरिका की शिप्स को उड़ाया जा सकता है। इस पे समझौता बहुत करीब हो गया है। इसके लिए कमिटमेंट बहुत पहले था और माना जा रहा है, ईरान ने कहा भी है कि ये वक्त है जिस समय हमको हथियारों की जरूरत है, तो हमारे दोस्तों ने जो हमसे वादा किया था वो अब पूरा करेंगे। तो हो सकता है ये जंग जब शुरू हो उसके पहले ही ईरान के पास ये भी मिसाइल आ जाए जो अमेरिका के जहाजों को पानी में डुबो सकेगी। अब जंग होगी कि नहीं होगी ये एक सवाल है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या जंग की डेट बहुत करीब आ चुकी है। देखिए, बार बार कहा जा रहा था आज और कल के लिए, लेकिन आज और कल इसलिए अटैक नहीं हो सकता क्योंकि नरेंद्र मोदी इजराइल में हैं, और नरेंद्र मोदी जब इजराइल में हैं उस समय कम से कम इजराइल या अमेरिका कोई अटैक नहीं करेंगे, मिडिल ईस्ट में ऐसा माहौल नहीं करेंगे जिससे नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कत पैदा हो। नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका की, तो यह उम्मीद करना कि आज और कल कोई लड़ाई होगी ये सही नहीं होगा। कब हो सकती है? कल बात होनी है जिनेवा में अमेरिका और ईरान की, और कल ईरान के सारे प्रस्तावों को ठुकरा कर अमेरिका कह सकता है कि ईरान का डिप्लोमेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसके बाद जंग कभी भी शुरू हो सकती है। तो शुक्रवार यानी जुमे के रोज हो सकती है जंग, शनिवार रविवार में जंग हो सकती है, किसी भी दिन शुरू हो सकती है अगर कल अमेरिका ये रास्ता अपनाता है तो। देखिए, F-22 जो लड़ाकू जहाज हैं अमेरिका के, वो उतरे हैं इजराइल में ठीक उसी वक्त जब नरेंद्र मोदी इजराइल गए हैं। अब देखिए, F-22 कोई मामूली जहाज नहीं है। ये वो जहाज हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि ये किसी रडार के पकड़ में नहीं आते, और जितने एयर डिफेंस सिस्टम है सबको ये धोखा दे सकते हैं। ईरान के पास जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये F-22 लाने का मतलब यह है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए ये लाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार अमेरिका ने ये जहाज
मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। आज तक ये जहाज कभी मिडिल ईस्ट में भेजे नहीं थे, तो तैयारी तो पूरी है। ईरान की भी तैयारी पूरी है, अमेरिका की भी तैयारी पूरी है। जंग कभी भी हो सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि बेरूत से जो दूतावास है वहां से लोगों को खाली करने के लिए कहा है अमेरिका ने। क्यों कहा है? क्योंकि अमेरिका के दिमाग में यह है कि अगर लड़ाई होती है तो हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत झोंक सकता है। और इजराइल ने बेरूत की सरकार यानी लेबनान की सरकार को यह धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम बेरूत को नुकसान पहुंचाएंगे, वहां के एयरपोर्ट वगैरह उड़ा सकते हैं। तो बेरूत के अंदर अपने अधिकारी सुरक्षित रहें, इसीलिए बेरूत से अमेरिका ने अपने ऑफिसर्स को, ज्यादातर ऑफिसर्स को वापस बुला लिया है। केवल इमरजेंसी, ऑन इमरजेंसी वालों को छोड़ा है। यही वजह है कि अभी सीरिया वगैरह से बाकी सारी जगहों से दूतावास खाली कराने की खबर नहीं आई, लेकिन लेबनान से आई है। इसका मतलब सीधा है कि यह अंदेशा है कि जब जंग शुरू होगी तो हिजबुल्लाह जो भी ताकत उसके पास बची खुची है उसको लेकर अपने तरफ से जंग में शामिल होगा। तो चीजें बहुत क्रिस क्रॉस पे हैं, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि जंग की पूरी तैयारी है, जंग कभी भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में वो एक बात है कि यह सारा कुछ ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए हो सकता है। और हो सकता है कल परसों में आपको एक ऐसी डील सुनाई दे दे जो किसी ने सोची भी ना हो सकता है आपको यह सुनाई दे दे कि अमेरिका को ईरान ने कुछ हक दे दिया है अपने ऑयल फील्ड में, कुछ कमीशन मिलना शुरू हो गया है और कुछ सैंक्शन हटा लिए गए हैं। न्यूक्लियर वाले पे तो ईरान तैयार है ही। तो हो भी सकता है कि इतना प्रेशर बनवा के ट्रंप कोई ऐसी डील निकलवा ले जिसके बल पर वो अमेरिका के अंदर डींगे हाँक सके। लेकिन इसकी उम्मीद 10, 15, 20% ही बची है। 80 से 90% उम्मीद अब यह है कि मोदी के वापस लौटने के बाद कभी भी जंग का आगाज हो सकता है। आप मोदी का वापस लौटना ना कहना चाहें तो यह कह लें कि जिनेवा में बातचीत होने के तुरंत बाद उसको फेल घोषित करके कभी भी ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। इसलिए मेरी बात अगर जा रही हो तो ईरान में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, मैं तो यही कहूंगा कि फिलहाल वो वापस लौट आएं, क्योंकि बाद में लौटना मुमकिन नहीं होगा। कल मैंने देखा उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने भी यही अपील की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एडवाइजरी जारी की ही है। तो बेहतर होगा कि आप वापस लौट आएं और बाकी जो कुछ जब जैसे होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो लगातार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।